हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसे हैं सभी बच्चे? मस्त। आज सुबह वाली क्लास के अंदर बड़ा मुझे अच्छा लगा। नाइट्रोजन फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई। बट एक चीज मैंने देखी है कि शायद अभी आप लोगों का क्योंकि आप शायद 11th क्लास के स्टूडेंट ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, क्या पता नहीं क्या नाइट्रोजन फैमिली मतलब व्यूज कम थे, मतलब कम बच्चों ने उसको अभी देखा है। तो सभी बच्चों को मैं फिर से इंफॉर्मेशन देता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन ने कंप्लीट किया है। कल का लेक्चर एक आज का लेक्चर, और सच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लेन हुआ है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, नाइट्रोजन फैमिली पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद आखिरी बिल्कुल जब लास्ट में आप सिलेबस देखेंगे तो मैंने वहां पर एक लिंक बताया है, लिंक दूंगा स्पेशल क्लास का, जिसके अंदर HNO3 नाइट्रोजन गैस अमोनिया, इसमें हेबर्स प्रोसेस है, इन सब का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब उम्मीद करता हूं कि वो उसके पहले, उस लिंक के पहले, स्पेशल क्लास के पहले वो कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो जरूर से देख लेना। हिमांशु कैसा है बेटा? तो सभी बच्चों को बहुत सारा गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा सा आपका दिन और बाकी का जो दिन है वो पूरा अच्छे से निकले। अभी अपन अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी नए बच्चों के लिए, नए जो स्टूडेंट्स हैं अभी जुड़ते जा रहे हैं, मतलब मैंने पिछले एक वीक के अंदर मैंने कई सारे नए स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, और मतलब धीरे 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 करके जो मेरी टीम है ना, वो मुझे बिल्कुल एनर्जी देती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है मेरी टीम। तो मैंने अभी जैसे स्पेशल क्लासेस पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलरली 2 से 3 4 क्लास कंटिन्यूस आए आए, उन्होंने स्पेशल क्लासेस को देखा, उनको बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि दे आर कंफर्टेबल। तो उम्मीद करता हूं कि यही सब चीजें आगे भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छे से अपने सिलेबस को बढ़ाने के लिए मतलब मेरा साथ देते रहेंगे। ठीक है, जो उन सभी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं आज आए क्लास में, उन सभी बच्चों को मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ शशांक, और मैं इस समय प्रेजेंटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू बंसल क्लासेस जयपुर में। इसके पहले मैं लंबा सफर तय करके आप लोगों को आज पढ़ाने आया हूँ। ऑलमोस्ट 15 16 17 साल लगभग हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। 2005 में मैंने पहली बार क्लास ली थी, और मतलब जहां तक मुझे याद है जुलाई अगस्त का महीना था जब मैंने पहली बार क्लासेस स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पर अभी इस समय पर पढ़ाते हुए कई सारे साल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने इन आप लोगों जैसे बच्चों के साथ में मिलकर गेन किया है, जैसे कि आज की एक स्टोरी बताता हूं। आज मैं सुबह बैठा था तो कहीं पर मुझे एक बच्चे ने सवाल पूछा था ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी बुक्स को रेफर किया, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ पर्टिकुलर सीरीज, या एक पर्टिकुलर कह सकते हैं सीक्वेंस, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, छोटी सी एक एजेंट है जो हमारे जनरली काम आते हैं, जिसके अंदर KMnO4 है, H2O2 है, ओजोन है, फ्लोरीन है, आयोडीन, ब्रोमीन, इस तरह के कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन है, CaO Cl2 है। इस सब तरह की चीजों को मैंने कोशिश करी है कि केटर करके एक छोटी सी सीरीज बना ली है,
तो अब ये जो लर्निंग प्रोसेस है, अब सीरीज हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ई नॉट की सीरीज अलग होती है। ये हमारे हमारे काम के आने के लिए थोड़ी सी सीरीज मैंने डेवलप करी। तो जब हमको जरूरत पड़ेगी कभी कि सर ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं, तो वो सीरीज हम आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं इस चैनल की ग्रोथ पर, इस चैनल की डेवलपमेंट पर, कि हमने इस चैनल को किस तरह से बना रखा है और कैसे हमने क्या क्या कर दिखाया। आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर वी हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ सिलेबस, जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं सुबह और शाम को। सुबह क्लासेस नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए और शाम को क्लासेस नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें मैंने अपनी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा अकेला मैं होल्ड कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैंने अभी तक सुबह वाली क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट कर दिया है। ब्लॉक उसके पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करी है। ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक कंप्लीट कर दिया है। पी ब्लॉक के अंदर बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली नाइट्रोजन फैमिली, वो भी हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद में हमारे पास आता है शाम वाला बैच। शाम वाले बैच के अंदर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। मोल कांसेप्ट मैंने अलग एक अलग जगह पढ़ाया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस शाम वाले बैच में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग अभी रनिंग चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने वीबीटी पढ़ लिया, लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ ली, ड्रैगोज रूल पढ़ लिया और वीएससीपीआर थ्योरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने बैक बॉन्डिंग पढ़ा दी, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ा दी, डाइपोल मूवमेंट मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था। बहुत ही सही था वो कल वाला जो लेक्चर था, बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही सुकून मिला उस लेक्चर को पढ़ाने का। मुझे लगा कि यस, आई हैव डिलीवर्ड द कंटेंट। मैंने वो चीज जो मेरे को लगता था कि मैं बच्चों को बता सकूं, मैंने बता दी। इसके अलावा आज वाली क्लास में ऑक्सी एसिड पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे पता ये टॉपिक सच में बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज ये हर जगह पर मुझे कोई ना कोई याद करता रहता है इस टॉपिक में, क्योंकि अभी पढ़ाई हुई टॉपिक पी ब्लॉक में काम आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगा, बहुत सारी जगह पर ये टॉपिक काम आएगा। तो मुझे हर जगह वो बच्चा याद करेगा जब जब भी इस टॉपिक के बारे में जिक्र चलेगा। ठीक है, देखा जाए तो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि आप अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है, इसको डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को सच में एक मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की फीलिंग आती है। यस, वी हैव एंटर्ड अ पर्टिकुलर प्रेमाइसेस, जिसके अंदर हम एंटर करते हैं तो हमें कई सारी चीजें दिखती हैं। यस, वहां वो क्लासरूम है, वहां वो लाइब्रेरी है और ऐसे टेस्ट होते हैं, ये कंप्यूटर लैब है, इस तरह से कई सारी चीजें हमें दिखती हैं। वैसे ही जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कई सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि आपको क्लासेस पे क्लासेस दिख रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो टीचर वो क्लास ले रहा है, वो टीचर वो पढ़ा रहा है, वो नीट 2022 के लिए पढ़ा रहा है, 3 के लिए पढ़ा रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो क्रैश कोर्स पढ़ा रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा है, ऐसे करके बड़ी सारी चीजें आपको दिखती हैं। इसी तरह से क्विजेस कंटिन्यूस होते रहते हैं, बिकॉज यही एक की पॉइंट है सक्सेस का, ये आपको वहां मिलते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं कई सारे। हाँ, इससे मुझे भी अपना एक कोर्स लॉन्च करने का आपको याद बता देना है कि मैं रिसेंटली 23 जून से एक नया सिलेबस लेकर आ रहा हूं, और वो सिलेबस आप लोगों के लिए मतलब एक सच में एक माइलस्टोन रहेगा। यू विल बी अमेज्ड कि सर इस सिलेबस को प्लस प्लेटफॉर्म पे करने पे शांति रही, तरीके से करा, लिंक टू लिंक क्लास हम करते गए, बड़ा सही रहा। और इस सिलेबस की जानकारी थोड़े से दिनों के बाद आपको मिल जाएगी। अभी तो बड़ा सारा समय बाकी है, तो थोड़े से दिनों बाद आपको इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, ये सबसे अच्छा फीचर है, क्योंकि आप किसी भी लेक्चर को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को 4 तरह, 5 तरह, 6 तरह के टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो कोड है इसको ज्वाइन करने का वो SGC10 है। मुझे लगता है अब तो काफी सारे बच्चे इस कोड से इतने वाकिफ हो गए हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने इस कोड को इवन शेयर तक किया है। मैंने देखा कुछ बच्चों ने इस कोड को शेयर किया लोगों के साथ में। उम्मीद मैं आपसे भी उतनी ही करता हूं, क्योंकि प्यार तो उतना ही आपसे भी चलता है। तो SGC10 जो कोड है वो अभी काफी सारे लोगों के बीच में प्रचलित होता जा रहा है। कई सारे बच्चे उस को जानने लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली कोड को जानना नहीं है, सर को जानना है। सर को जानना है तो सर से जुड़ना पड़ेगा। और मेरी टीम जो अपन लोगों ने मिलकर बनाई थी, याद है हम ही उन लोगों उस लोग में हैं जिसने ये टीम बनाई थी, SGC टीम। यस, तुम ही लोग हो जिसने SG टीम बनाई थी। आकांक्षा है, हिमांशु है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मिलकर इस टीम को क्रिएट करा था। यस, वी आर ऑल टुगेदर, वी वर ऑल टुगेदर जब हमने इस टीम को क्रिएट किया था। ओहो, बड़ा खूब सारा मैसेज एक साथ लिखा गया है। अजहर सिद्दीकी, इतने सारे मैसेज, इतना कंटिन्यूस मैसेज लिखोगे तो मैं कैसे कुछ बोल पाऊंगा, कैसे कुछ कर पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा कैसे? ओके सर, in 13 group you said aluminium reacts with concentrated HNO3, but in NCERT it is written that concentrated HNO3 renders aluminium passive by forming protective layer of air। किसी हालत के अंदर हम इस तरह की बात छोड़ ही नहीं सकते। हमने आपको सिखाया ये वाली बात। अगर आप अपने
नोट्स को देखें, जहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाई है, तो वहां पर मैंने बताया हाईली कंसंट्रेटेड HNO3 एग्जैक्ट 80% कंसंट्रेशन भी मैंने उसमें लिखवाई थी, उससे वो लेयर पैसिव लेयर बना लेता है और उसके बाद में वो उससे रिएक्शन नहीं करता। इवन आप सिर्फ एल्यूमिनियम की बात करेंगे, मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए थे, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल एंड आयरन। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 80% HNO3 के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर अपन ने लेसर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 डाला, जैसे कि 60% डाला या फिर 20% HNO3 डाला, जिसको हम डाइल्यूट HNO3 कहते हैं, तो वो उससे रिएक्शन करता है, प्रॉपर रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम बाकायदा कंपाउंड बना लेता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और कंसंट्रेटेड HNO3 दैट इज 60% HNO3 में गैस निकलती है NO2 गैस, जबकि डाइल्यूट HNO3 में गैस निकलती है N2O गैस। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आप किसी एक वर्ड को पढ़ के डिसीजन ना ले लें, आप पूरी बात को सुने, उसके बाद डिसीजन लें, ताकि गलती कभी जिंदगी में ना कर सकें। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा रिस्की हो जाता है। एक बार बताइए अजहर सिद्दीकी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बट द मेथड यू हैव अडॉप्टेड इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। इस तरह से कंटिन्यूस बार बार मैसेज करने से इट्स नॉट द वे, बिकॉज दिस इज द एजुकेशनल चैनल, तो मतलब यू शुड वेट फॉर द टीचर टू रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, तरीका थोड़ा सा बदलिए। ठीक है, प्लीज। मैं अभी आपको जो आप कह रहे हैं वो अभी बोर्ड पे दिखा देता हूं। ओके, इसके बारे में और डिटेलिंग थोड़ी सी बाद में करेंगे। बाकी अजहर के क्वेश्चन का हम लोग एक पार्ट देख लेते हैं बोर्ड पर, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने पूछा है, तो मेरे लिए बहुत मायना रखता है क्वेश्चन। इसने कहा है कि सर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमें एसिड्स के साथ कराओ। एसिड्स दो तरह के होते हैं, दैट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये दो तरह के एसिड्स हैं, इनके साथ अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं। तो हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन सबसे पहले कराई किसके साथ? डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। दीज आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये एल्यूमिनियम को Al+3 एक्वस में, यानी कि AlCl3 एक्वस या Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन जो हम लोग यहां पर देखते हैं वो कंसंट्रेटेड HNO3 की देखते हैं, और यहां पर इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द कंसंट्रेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 60% कंसंट्रेशन। इस समय ये बनाता है AlNO3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम +3, ये एक्वस, और यहां पर गैस जो रिलीज होती है दैट इज NO2 गैस। इसके अलावा डाइल्यूट HNO3 की अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बना लेगा अगेन वही Al+3 NO3 होल थ्राइस एक्वस, और यहां पर जो गैस रिलीज होती है दैट इज N2O। इसके अलावा अगर मैंने वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे मिलेगा अगेन वही Al+3 एक्वस, लिख लेता हूं, बार बार पूरा नहीं लिख रहा। जो गैस यहां निकलनी चाहिए वो अमोनिया, लेकिन अमोनिया नहीं निकलती, NH4NO3 सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि अमोनिया HNO3 से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देती है। लेकिन स्पेशल रिएक्शन अगर मैंने यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 डाला जिसकी 80% कंसंट्रेशन है, तो 80% कंसंट्रेशन होने पर ये हो जाता है पैसिव, क्योंकि एक लेयर बन जाती है। ये रही इस तरह की एलिमेंट का एक पर्टिकुलर पीस ले लेता हूं और इसके ऊपर यहां पर एक लेयर हम बना देते हैं, और ये जो लेयर है ये है AlOH होल थ्राइस की, और वो फर्दर HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करती। सॉल्ट बनाना चाहिए था, वो सॉल्ट नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। अगर ये एम्फोटेरिक है तो हम इसको वीक एसिड बोल सकते, वीक बेस, हम इसको वीक बेस बोल सकते हैं। और क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 80% है, हाईली कंसंट्रेटेड है, तो इसका डिसोसिएशन वाटर में बहुत कम होगा, इसलिए हम इसको वीक एसिड इस समय हमने बोल दिया। इन दोनों की वीकनेस को देखते हुए रिएक्शन नहीं होगी और ये पैसिव हो जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, और ये सब चीजें किसी बच्चे का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको डिस्कस किया, ये आज की क्लास का हिस्सा नहीं है। तो जब आपको इसके नोट्स मिलेंगे ऑक्सी एसिड के, तो ये वाले पेज को मैं साइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर ये स्लाइड का टेलीग्राम अपलोड करेंगे कि नहीं? किस स्लाइड का? ऑक्सी एसिड का तो कर दूंगा, इस वाली स्लाइड का आप अपलोड आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। बिकॉज ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज आज वाले रैंकर्स बैच या अभी वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो
और तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। चलिए, ओके 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 मेरा बेटू, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बिल्कुल माहौल में गर्मी आ चुकी है। बच्चे जो हैं वो शुरू से ही आज अटैकिंग मोड में हैं, तो मुझे बड़ी मेहनत से आज पढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास के अंदर एक एक वर्ड ऑक्सी एसिड का एकदम पकड़ के फिर निकलेंगे क्लास से बाहर। चलिए ध्यान से सुनते हैं। तो जैसे ही मैंने वर्ड सुना ऑक्सी एसिड, जैसे ही मैंने वर्ड सुना ऑक्सी एसिड, तो क्लियरली पता लग गया कि कोई ना कोई एसिड्स की बात चल रही है, और उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। ऑक्सी एसिड को डिनोट किया जाता है AOH से, AOH से ऑक्सी एसिड को डिनोट किया जाता है। बट एक बात मैं कह दूं कि मतलब कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि क्या का सही कहीं पर भी अगर AOH लिंकेज होती है तो क्या वो ऑक्सी एसिड होता है। वैसे जितने भी एग्जांपल्स हम देखते हैं उन सभी के अंदर वो ऑक्सी एसिड होता है एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ऑक्सी एसिड, जबकि उसमें AOH लिंकेज होती है। तो उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सभी के इस तरह के लिंकेज के साथ में, हाँ ऐसा उल्टा जरूर बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें क्या डबल बॉन्ड O होना भी जरूरी है क्या। तो वो कंपलसरी नहीं है। जैसे कि बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड O नहीं होता, उसके बावजूद भी वो ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड के अंदर मतलब दोनों तरह की कैटेगरी हो सकती है। AOH, जनरली AOH ही बोला जाएगा, उससे इजी हो जाएगा चीजों को समझना। ऑक्सी एसिड के अंदर ये जो A है, दैट इज सम नॉन मेटल्स। अब ऑक्सी एसिड को समझाने की देयर आर सेवरल टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स है। मैंने जो टेक्निक काम में ले रखी है वो बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, जरा बोर्ड पर देखना। ऑक्सी एसिड को मेनली मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड। हम लोग मतलब हम कुछ लोग, मतलब ऐसा कहीं पर भी किताबों में जरूरी नहीं है मेंशन हो, मैं इसको खुद बोल रहा हूं पेरेंट ऑक्सी एसिड। और इसको हम बोलते हैं एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। तो दो तरह का ऑक्सी एसिड मैंने यहां पर आपको दिखाया, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड और एक अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। दिस इज रिगार्डेड एज पेरेंट ऑक्सी एसिड। जनरली इसकी जो होती है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जनरली इसकी क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा, मैं यहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकता था, लेकिन मुझे खबर है, मुझे पता है कि मुझे इसको हाईएस्ट नहीं लिखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखा है। एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं। मुझे लगता है कि इतना आपको खबर होगी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट बेसिक होते हैं, तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, हम पी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एसिडिक होते हैं, अदरवाइज वो भी बेसिक ही होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होते हैं, +4 में एम्फोटेरिक होते हैं, +5 या ऑनवर्ड्स के अंदर एसिडिक होते हैं। तो मेनली हमें पी ब्लॉक ही जब लेना है तो बात ही पी ब्लॉक ही करेंगे। पी ब्लॉक में भी सिर्फ बोरोन की बात करेंगे। अगर बोरोन फैमिली में बात करें तो बोरोन का जो ऑक्सी एसिड है दैट इज H3BO3 नोन एज बोरिक एसिड, उसको हम क्या कहेंगे, बोरिक एसिड। इसी तरह से कार्बन आया, कार्बन का H2CO3 नाम है कार्बोनिक एसिड। इसीलिए बेटा मैं आपको बोल रहा हूं एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। एक मतलब एक जगह हम लगा रहे हैं, इसका सफिक्स एक ले रहे हैं। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है तो हमने ले लिया सिलिकॉन, दैट इज H4SiO4 नोन एज सिलिसिलिक एसिड। सिलिक एसिड कुछ ज्यादा ही लिली हो गई, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड। ओके, देन कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम SN2B को छोड़ दिया। अगली फैमिली पे चले, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हमने बनाया HNO3 नोन एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद नीचे फास्फोरस पे चले और हमने बनाया H3PO4 नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हमने बनाया। सल्फर फैमिली पे चले, सल्फर का H2SO4 नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हमने नाम दिया सल्फ्यूरिक एसिड। और हेलोजन में HXO3 नाम दिया हेलिक एसिड। अगर ये क्लोरीन है तो आप इसका नाम क्लोरिक एसिड दे सकते हैं, और अगर ये ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन है तो आयोडिक एसिड, फ्लोरीन बनाएगा नहीं।
पर सभी बच्चों ने मुझे कहा कि लेकिन सर हेलोजन में तो HXO4 भी बनता है, HClO4, सर उसका क्या? वो हाइपर है, उसके पर लग गए हैं, उसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। सर ये अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड की क्या कहानी है? ये होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जरूरी नहीं है कि सब में एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है कि सब में एग्जिस्ट करे। तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्ट करता है और इसका एग्जिस्ट करता है। तो हमें अस फॉर्म की जानकारी केवल इन्हीं से होगी, इन तीनों में नहीं होगी। कार्बन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड ब्रोम, बोरोन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड और सिलिकॉन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। किनका करेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन, इन चारों में हम डिस्कस करेंगे, डरने की क्या बात है। छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए हमने बोला इक फॉर्म। इक फॉर्म इधर भी आ रहा है आई और इधर भी आ रहा है आई। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कहलाता है अस फॉर्म। अस फॉर्म, इधर भी आ रहा है O और इधर भी आ रहा है O। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फास्फोरस की स्पेलिंग क्या होगी? फास्फोरस। तो यहां पर फास्फोरस, फास्फोरस एसिड भी होता है और फास्फोरस एलिमेंट का भी नाम है। अच्छा है जानने के लिए, अगर फास्फोरस एलिमेंट का नाम है तो उसको हम लिखेंगे फास्फोरस, RUS, फास्फोरस। जबकि अगर हमारे पास आता है H3PO3, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी ROUS, फास्फोरस एसिड। ये OUS, फास्फोरस एसिड, जबकि ये होता है फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे करके हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले। अब जरा ध्यान से एक एक ऑक्सी एसिड को डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए पहले हमें जैसे कि छोटी सी बच्ची है ना मेरी, अभी बड़ी छोटी सी है, 8 साल की है। तो जब थोड़ी सी और वो छोटी थी, तो उसकी बुक के अंदर एक टॉपिक था, ओलंपियाड में आता था उसके, रिलेशंस, जिसके अंदर बताना होता था कि भाई मम्मी के पापा उसके क्या लगेंगे, उसकी मम्मी के बहन उसकी क्या लगेगी, दिस इज रिलेशंस। और उसकी मम्मी की जो भैया होंगे वो उसके क्या लगेंगे, पापा की बहन उसकी क्या लगेगी, पापा के भैया उसके क्या लगेंगे, ऐसे करके रिलेशंस उसको समझाने थे। उस टॉपिक था, और वैसे भी मतलब ये तो जनरल चीजें बच्चों को बताई जाती है। एग्जैक्टली आज भी हम वही रिलेशंस पढ़ेंगे। अब हम ऑक्सी एसिड से रिलेटेड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए, मजा आने वाला है, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखें। ओके कोई मेरे से रिलेटेड कोई बात आपस में कर रहे हो? चलो ठीक है, मेरे से रिलेटेड कोई बात नहीं है, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। तो ऑक्सी एसिड को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सी एसिड को यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड्स में भी सबसे पहले जो हम यहां पे लेके चल रहे हैं, वो हम लेके चल रहे हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड, दैट इज इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, इक फॉर्म, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड से। अच्छा सीखना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसका सारे एग्जांपल भी बोर्ड पे पकड़ लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद H3PO4। H3PO4 नाम आप बोल सकते हैं, चाहे तो अपने मन में, क्योंकि टाइप करेंगे टाइम लग जाएगा, अपने नाम अपने मन में बोल सकते हैं। जैसे ही मैं कोई चीज बोलूंगा तो नाम आप बोलते जाइएगा। तो यहां पर एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड है, H3PO4 फॉर्मूला है, तो नाम हो गया फास्फोरिक एसिड। अब इस फास्फोरिक एसिड में से हम लोगों ने एक एक करके सब एलिमेंट्स को चेंज करना चालू किया। सबसे पहले हमने इसमें से ऑक्सीजन कम कर दी। ये बात हमने 8th 9th 10th क्लास के बच्चों में भी देखी है कि उनको सिखाया गया कि जब भी ऑक्सीजन को रिमूवल किया जाए तो वो रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैंने ऑक्सीजन रिमूव करी तो रिडक्शन हो गया। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगी। तो ये क्लियर है, इसको हम अस फॉर्म कह देंगे। हम इसको क्या कह देंगे? अस फॉर्म। अस फॉर्म कह देंगे। मैंने फॉर्मूले में से इसमें से ऑक्सीजन कम कर दी। अगर इसमें से मैंने ऑक्सीजन कम कर दी तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरा बेटू? ये फॉर्मूला बन गया H3PO3। नाम आप अपने मन में बोल सकते हैं फास्फोरस एसिड। क्या नाम हो गया इसका? फास्फोरस एसिड। फिर हमने क्या करा, इसके फर्दर डेरिवेटिव लेने हैं। इसके जो फर्दर डेरिवेटिव है उसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने एक ग्रीन कलर लिया, आपको बहुत इजीली विजिबल भी हो जाएगा।
यहां पर मैंने इसके बाद में इसमें से ऑक्सीजन कम कर दी, इसमें से फर्दर ऑक्सीजन कम कर दी, यानी कि ऑक्सीजन कम हुई, मैंने और ऑक्सीजन कम कर दी। जब इसमें से और ऑक्सीजन मैं कम कर दूंगा तो ये पहले इक था, इक से नीचे आया अस हुआ, अस से और नीचे ला गया, ये हाइपो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं हाइपो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। ये अस फॉर्म का हाइपो फॉर्म है, याद रखना। क्या बोला मैंने? अस में से ऑक्सीजन कम करी, सो कॉल्ड हाइपो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो ये हो गया H3PO2। अपने मुंह से इसको बोल सकते हैं, अभी सभी जने मिलकर बोल सकते हैं, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो गया इसका? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आगे चलते हैं। इसके बाद में मैंने एक और नई चीज आपको आज सिखाई, इसमें से मैंने वाटर माइनस करा। वाटर दो तरीके से माइनस किए जाते हैं, या तो वाटर को माइनस किया जाता है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से पानी निकालो, तो आप इसमें से वाटर निकाल के दिखा सकते हैं, पर वो कहलाएगा क्या? दैट इज नोन एज मेटाफॉर्म। वो क्या कहलाएगा? मेटाफॉर्म, मेटाफॉर्म ऑफ अस फॉर्म, मेटाफॉर्म ऑफ अस फॉर्म कहलाएगा। वो कहलाएगा मेटाफॉर्म ऑफ अस फॉर्म। जरा आप इसका फॉर्मूला बोलो, इसमें से पानी निकाल दो, H3PO3 में से वाटर माइनस कर दिया, क्या बना? HPO2। क्या बना? HPO2। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेटाफॉस्फोरस एसिड। अभी पता है, सिर्फ हम रिलेशन का एक चार्ट बना रहे हैं। सोचो हम ये सारे ऑक्सी एसिड लाइन से एक के नीचे एक बनाने वाले हैं, तब इसको दोबारा सीखने को मिलेगा। बस इस समय हिम्मत रख के पहाड़ चढ़ रहे हैं अपन, तो इसलिए पूरी हिम्मत रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने फिर से इसमें से वाटर निकाला, लेकिन अब की बार इसमें से मैंने इंटरमॉलिक्यूलर वाटर निकाला। इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड का मतलब क्या होता है? दो में से एक वाटर निकालो। एक मॉलिक्यूल इधर से आया, एक मॉलिक्यूल इधर से आया, जहां जुड़ा वहां से वाटर निकाल दिया। दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना है। इसको हम कहेंगे पायरोफॉर्म, इसको हम कहेंगे पायरो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म ऑल्सो, और डाई फॉर्म ऑफ अस फॉर्म, डाई फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। ये क्या कहलाएगा? दूसरा, या तो पायरो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म या डाई फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि इसका डबल बोलो, इसका डबल बोलो, H3PO3, इसको डबल कर दिया, क्या बन गया? H6P2O6 बन गया, माइनस पानी, पानी माइनस कर दो, क्या बनेगा? बोलो, H4P2O5। क्या बन गया? H4P2O5। तो यहां फॉर्मूला मैंने लिख दिया H4P2O5, H4P2O5। ये जो मैंने H4P2O5 यहां पर लिखा है, ये जो मैंने H4P2O5 यहां पर लिखा है, इस H4P2O5 का नाम बोलो, क्या लिखेंगे? इसका नाम हो जाएगा दो नाम, या तो बोलेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड, या नाम बोलेंगे डाइफॉस्फोरस एसिड। या तो क्या बोलेंगे इसका नाम? पायरोफॉस्फोरस एसिड या फिर डाइफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि ये अस के दो हिस्सों से बना है, इसलिए। आगे चलते हैं, हम फिर से व्हाइट पेन ले लेते हैं। सर आप ये पेन चेंज क्यों कर रहे हो? वो बताता हूं। ये सारी चीजें जो ग्रीन कलर के पेन से लिखी गई हैं, ये सब अस के डेरिवेटिव हैं। इन सब में अस आ रहा है, इनमें अस आ रहा है, इनमें अस आ रहा है। अब हम इसके बाद वापस एक फॉर्म पर आ जा रहे हैं, हम वापस से एक फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने पेन को चूज किया और इसीलिए वापस से व्हाइट पेन पर मैं आ गया। हम वापस से एक फॉर्म के डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब सुनना मेरे बेटू यहां पर ध्यान से। मैंने एक में से ऑक्सीजन निकाला, अस बना, अस में से ऑक्सीजन निकाला, हाइपो बना। अगर मैं हाइपो में ऑक्सीजन डाल दूंगा तो वापस अस बनेगा, और अस में ऑक्सीजन डाल दूंगा तो वापस क्या बन जाएगा? इक बन जाएगा। ये कॉमन सेंस है ना। ये इक था, इक में से ऑक्सीजन निकाला, अस बना, अस में से ऑक्सीजन निकाला, हाइपो बना। हाइपो में ऑक्सीजन डालोगे वापस अस बनेगा, अस में वापस ऑक्सीजन डालोगे इक बन जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, समझ में आ रही है बात? अब मैं यहां पर आप लोगों को इक में से आगे बढ़ाता हूं। ऑक्सीजन निकालने वाली बात कर चुके, अब तो वाटर निकालने वाली बात करते हैं। मैंने इसमें से वाटर निकाला, वो भी इंट्रामोलिकुलर। जब भी इंट्रामोलिकुलर पानी निकालते हैं तो आपको सभी बच्चों को याद आ गया, मेटा बनता है। अब क्या लिखूंगा? मेटा फॉर्म ऑफ कौन सा? इक फॉर्म, मेटा फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। क्यों मेटा फॉर्म ऑफ इक फॉर्म? क्योंकि अब तो इक में से पानी निकाला, तो ये क्या कहलाएगा? मेटा फॉर्म ऑफ इक फॉर्म।
जरा इसका फॉर्मूला बताइए। ये रहा फॉर्मूला H3PO4, ये H3PO4 इसमें से पानी हटा दो, H3PO4 में से पानी हटा दिया, क्या बनेगा HPO3। अगर आपसे कोई पूछे HPO3 का नाम बताओ तो क्या बोलोगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जबकि यह HPO2, HPO2 का नाम कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, मेटाफॉस्फोरस एसिड। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फोरस एसिड। आई थिंक ये क्लियर है। आगे चलता हूं मेरा बेटू। इसके बाद मैंने इसमें से फिर से पानी निकाला, लेकिन अब की बार इंटरमॉलिक्यूलर वाटर निकाला। क्या बनता है इंटरमॉलिक्यूलर वाटर निकालने से, या तो पायरो या डाई फॉर्म कहते हैं। तो यहां पर भी लिखो ना, डरना क्या है। क्या नाम हो जाएगा, पायरो फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, पायरो फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, या फिर क्या नाम हो जाएगा, डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। दो नाम हमने इसके रख दिए, या तो इसको हम कहेंगे पायरो फॉर्म ऑफ इक फॉर्म या डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। अब ऐसे में आप इसका डबल करते हैं, चलो इसका डबल करो, बोलो इसका डबल। ये क्या हो जाएगा, H6P2O8, H6P2O8। पानी हटा दो, पानी हटाया मतलब एक वाटर हटाना है, H6 मतलब H4 बचा, P2 तो P2 रहेगा, O8 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो 7 बची। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया H4P2O7, H4P2O7 इसका फॉर्मूला हो गया। आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो। कुछ बच्चे का पूछना है, सर हाइड्रोजन कम हो सकता है क्या। बेटा देखो, एक बात और बताता हूं, ये सभी ऑक्सी एसिड अलग अलग देश में मिल रहे हैं। इमेजिन करना, मैंने इनको सब जगह एक साथ करके और एक पजल सॉल्व किया है। इसका मतलब ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं सच में इसमें से O निकाल लेता हूं, O डाल देता हूं। ये सब ऑक्सी एसिड अलग अलग हैं, मैं ये कोई रिएक्शन नहीं सिखा रहा, समझना। तो इसीलिए आप हर चीज पॉसिबल नहीं सोच सकते, सर H हटा लूं क्या। अगर आप H हटा लोगे तो जो बनने वाली चीज आप बोल रहे हो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहां आप आ जाना मेरी बात पे। तो इसीलिए ऑक्सीजन हटाया मैंने, क्यों, क्योंकि मैं वो चीज बनाना चाहता हूं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ ऐसे समझ के चलो। ट्राइइक फॉर्म की एग्जांपल, सर ट्राइइक फॉर्म करेंगे। अरे पहले जो चीज चलती है ना, पहले मूवी को चलने दिया करो। ये थोड़ी कि हम मूवी देखने थिएटर में गए और वहां जाके है ना मूवी चल रही है और बाहुबली का पहला एपिसोड चल रहा था, पहली मूवी चल रही थी और हम स्टेज पे चढ़ गए और डायरेक्टर को बोले तू तो पहले सेकंड एपिसोड चला दे। ऐसे थोड़ी हो जाता है, जो चल रही है उसको देखना ही पड़ेगा, मतलब उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब वो सर डाई इक दिख रहा है तो सर ट्राई इक बता दो सर आप, अरे ट्राई इक में 3 कर देना। बट पॉइंट ये है कि अभी क्यों करना, पहले जो सीख रहे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए। हाँ बेटो आगे चलो। अब आ रही है पायरोफॉर्म। पायरोफॉर्म के अंदर से हमने क्या करना है आगे देखिएगा। किसी किसी के बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर यहां पर हाइपो आपने दिया था तो सर यहां पर हाइपो इक का तो बताया ही नहीं, ये हाइपो अस का तो आपने बता दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे मैं नॉर्मली ऑफलाइन में पूछता हूं तो बच्चे क्या जवाब देते हैं, मैंने कहा बताओ हाइपो इक का कैसे बनेगा, तो सर अस का कैसे बना था, अस में से ऑक्सीजन निकालने से। तो सर एक काम करो, इक में से भी ऑक्सीजन निकाल लो तो उसका हाइपो बन जाएगा। अरे लाला, इक में से ऑक्सीजन निकालने में तो अस बना था इक में से तो ऑक्सीजन निकालने पे अस बना था, अस में से ऑक्सीजन निकालने पे हाइपो बन गया अस का। तो सर इक का हाइपो कैसे बनेगा, वो ये रहा। इक का हाइपो अगर हमें बनाना है, इक का हाइपो अगर हमें बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं। इसमें से ऑक्सीजन जो हम निकालते हैं, इसमें से जो हम ऑक्सीजन निकालते हैं वो इसके डाई फॉर्म में से निकालते हैं। किसमें से निकालते हैं, डाई फॉर्म में से। इसको हम कहते हैं हाइपोफॉर्म ऑफ इक फॉर्म, हाइपोफॉर्म ऑफ इक फॉर्म, इसको हम कहते हैं हाइपोफॉर्म ऑफ इक फॉर्म। ये दिख रही है ना इंक, हाँ दिख रही है। हाइपोफॉर्म ऑफ इक फॉर्म कहलाता है ये क्या कहलाता है, हाइपोफॉर्म ऑफ इक फॉर्म ये कहलाता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से भाई साहब में से ऑक्सीजन हटा लो, ऑक्सीजन हटा लो, क्या बन जाएगा बोलो, H4P2O6, H4P2O6 बन जाएगा। इस H4P2O6 का नाम क्या हो जाएगा,
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करी। सर ये क्या कहानी है? आपने उसमें तो ऑक्सीजन ऐड करी नहीं, मैंने मुंह से बोल के दिखाई थी। इसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे तो अस बनेगा, अस में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो इक बनेगा, बोली थी ना मैंने। अब मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करता हूं। सर ये ऑक्सीजन ऐड करने से क्या होगा? इमेजिन करो कि मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्लास है। ग्लास अभी मैं आज मेरे कमरे में है नहीं। ये बॉटल है, ये पूरी ऊपर तक भरी है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाला, क्या पानी तो गिर जाएगा? इससे ज्यादा ऊपर तो और भर नहीं सकता। जैसे डालोगे पानी तो गिर जाएगा। बस एग्जैक्टली यही चीज की फीलिंग आप यहां पर ले लेना। अब मुझे बार बार उधर क्या है देखने जाना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने ऑन कर लिया है तो ये दिखता जा रहा है मुझे बीच बीच के अंदर। तो अब मुझे उसको बार बार ऑन देखने, मोबाइल को देखने उधर नहीं, मोबाइल बंद कर दिया, इसमें चला दिया मैंने। ठीक है, चलो बोर्ड पर देखो। हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये किसके अंदर बैठा है? अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप उसके बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या होगा? उसके और ऊपर तो जा नहीं सकता। इसमें परऑक्सी लिंकेज लग जाती है। क्या लग जाती है? परऑक्सी लिंकेज। तो हम इसको कहते हैं परऑक्सी। परऑक्सी डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। परऑक्सी डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। ये क्या बोला सर ने? इसका नाम क्या था? डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। इसको कहते हैं डाइफॉस्फोरिक एसिड। ये हो जाएगा परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या नाम हो जाएगा इसका? परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। अभी सबके फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो भाई साहब, 8 हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला हो गया? H4P2O8। फॉर्मूला क्या हो गया? H4P2O8। डन। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर फिर से हम पेरेंट पे आ गए हैं और पेरेंट से ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने इस पेरेंट में डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐड कर दी। सेम चीज, जैसे वहां पर ऑक्सीजन ऐड करी तो परऑक्सी लिंकेज आ गई, वैसे यहां ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो भी परऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। इस समय पर हम बोलेंगे परफॉर्म। परफॉर्म और क्या नाम हो सकता है? परऑक्सी। अगर परऑक्सी लिंकेज होती है तो परऑक्सी वर्ड बोल सकते हैं। परफॉर्म या परऑक्सी फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। ऑफ इक फॉर्म। इक फॉर्म का परऑक्सी फॉर्म। ये हमने यहां बना दिया। अब इस समय इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो। H3PO4 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? H3PO5। तो हमने यहां पर फॉर्मूला जो बना दिया वो फॉर्मूला बना दिया H3PO5। मैंने बहुत कोशिश करी कि जितना हो सके उतना बड़ा बड़ा लिखूं। मैंने साथ साथ में ये भी कोशिश करी कि पूरा चार्ट एक साथ आपके बोर्ड पर आ सके। आप देख सकते हैं पूरा चार्ट आपके बोर्ड पर इस समय आ चुका है। अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो मैंने जो कोशिश करी आपको पढ़ाने की वो मैं उसमें कामयाब हो चुका हूं। अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं। मैं भी आप ही की तरफ आ जाता हूं यहां पर और यहां से हम इसको पूरा को रिवाइज करते हैं। आइए सब जने मिलकर रिवाइज करते हैं। क्या तैयार हो? अरे क्या तैयार हो? सुमंत, सुमंत, सुश्री, मोहम्मद, हिमांशु कहां गया? अजहर, हिमांशु, चंद्रमोहन यादव, सभी बच्चों को कह रहा हूं। आकांक्षा, अनमोल, आकृति, सभी बच्चे ध्यान से सुने बोर्ड पर। ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं इन सबको अगर अपन ध्यान से देखें तो हमने क्या कहा? सबसे पहले पेरेंट ऑक्सी एसिड को मैंने नाम दिया इक फॉर्म। सबसे पहले पेरेंट ऑक्सी एसिड को, थोड़ा सा ज्यादा ही पास आ जाता हूं मैं, चेहरा एकदम कैमरे में घुस जाता है। यहां से भी चलेगा, इतना काम चल जाएगा। पेरेंट ऑक्सी एसिड को हमने क्या नाम दिया? इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड नाम दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर पेरेंट ऑक्सी एसिड में से ऑक्सीजन निकालेंगे तो अस फॉर्म बन जाएगा। तो फास्फोरिक एसिड से फास्फोरस एसिड बन गया। उसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे तो हाइपो फॉर्म बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वाटर जब भी इंट्रामोलिकुलर निकाला जाता है, इंट्रा इंट्रा, तो मेटा वर्ड आ जाता है, मेटा फॉर्म या मेटा फॉर्म। तो ये कहलाएगा मेटा फॉर्म ऑफ अस फॉर्म, मेटा फॉर्म ऑफ इक फॉर्म। ठीक है। जब भी इंटरमोलिकुलर वाटर निकाला जाता है तो उसको कहते हैं पायरोफॉर्म, इसको भी कहते हैं पायरोफॉर्म। मैंने इनका नाम डाईफॉर्म इसलिए रखा क्योंकि कभी कभी 2 में से 1 वाटर निकालेंगे तो पायरो कहेंगे, लेकिन अगर 3 में से 2 वाटर निकालेंगे, 4 में से 3 वाटर निकालेंगे तो उसका जितना नंबर होगा वो लिख देंगे। जैसे यहां पर 2 में से निकाला तो डाईफॉर्म, 3 में से निकालेंगे तो ट्राईफॉर्म, 4 में से निकालेंगे तो टेट्राफॉर्म।
ऐसे हम बोल देंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने बोरिक एसिड टॉपिक के अंदर टेट्राबोरिक एसिड करके एक वर्ड बोला था, वो टेट्राबोरिक एसिड ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पायरोफॉर्म इक की बनी है, इसमें ऑक्सीजन घटाएंगे तो इसकी हाइपो बनेगी, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इसके पर लग जाएंगे, हाइपर फॉर्म आ जाएगी, इसलिए कहलाती है पर ऑक्सी फॉर्म। तो एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे पूछा कि सर बड़ी देर से एक चीज पूछने की इच्छा हो रही है, सर ये अस की पर ऑक्सी फॉर्म नहीं बनती क्या? सोचो अस तो क्या है, थोड़ी सी बॉटल खाली है और आप उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में तो अभी वो भरेगी, फिर वो गिरेगा पानी। तो जब तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसके बाद ऑक्सीजन डालने पर हाइपर आती है, हाइपर लोअर में नहीं आ सकती। तो ये जो पर ऑक्सी फॉर्म है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आती है। तो मैंने यहां पर आपको पर ऑक्सी फॉर्म ऑफ इक एसिड का, क्योंकि यहां दो है तो डाई इक एसिड का, यहां एक है तो इक एसिड कह दिया। क्या सभी बच्चों को ये पूरी टेबल समझ में आ गई या नहीं आ गई? विद एग्जांपल यहां पर मैंने कलर कोड काम में लिया है, जितने भी पेरेंट ऑक्सी एसिड के डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हैं उन सबको मैंने व्हाइट कलर से काम में लिया है, जितने भी अस के डेरिवेटिव हैं वो ग्रीन कलर से काम में लिए गए हैं, और इसमें जो इक के फर्दर डेरिवेटिव हैं वो मैंने ब्लू कलर से काम में लिए हैं। तो आपको यहां पर तीन तरह की कैटेगरीज दिख रही हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को एक्चुअली समझ में तो आ रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आ रही है। बोलो समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो लाइक्स जो होते हैं ना, ये लाइक्स मतलब जितने बढ़ते जाएंगे ना उतना दिल को सुकून होगा, पर ये जो लाइक्स हैं ये सुबह वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने कहा नहीं तो किसी ने करे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब भर भर के लाइक्स आने चाहिए, फुल लाइक्स आने चाहिए। आइए चलते हैं बोर्ड पर आगे। इस जगह पर हम एक एक करके सारे ऑक्सी एसिड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस से। आइए सबसे पहला नंबर हम लेके चलते हैं, ए पार्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ए पार्ट हमने स्टार्ट करा, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। आप सभी बच्चों से एक और मैं कहूंगा कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या आपने किसी बच्चे ने साथ साथ में लिख लिया हो तो बेस्ट है, सो दैट कि जब हम अगले पेज पे चलें तो आपके पास ये हो, जिसको देख देख के आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकें सभी बच्चे। डन, चले आगे, ठीक है। देखिए बोर्ड पर आगे, यहां पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड से H3PO4। H3PO4 का नाम हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो गया। इसका स्ट्रक्चर हो गया P डबल बॉन्ड O और H, O और H, O और H। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर हम ये ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल एटम कौन है, हमने लिख दिया सेंट्रल एटम। उसके बाद देखिए H कितने हैं, H यहां पर 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सारे H जो है वो सेंट्रल एटम को छोड़कर O के थ्रू सेंट्रल एटम से जोड़ो। H जितने भी हैं उनको सेंट्रल एटम को छोड़कर H O के थ्रू सेंट्रल एटम से जोड़ो। तो H को O के थ्रू सेंट्रल एटम, H को O के थ्रू सेंट्रल एटम, H को O के थ्रू सेंट्रल एटम से जोड़ दिया। अब क्योंकि बच्चों की खुद से आगे कूद के बोलने की आदत है ना, सर लेकिन फास्फोरस के तो ऑक्सी एसिड में सर H P से भी तो जुड़ता है। सर की गारंटी है सर हर चीज पढ़ाएंगे। सर कोई आज पढ़ाना स्टार्ट नहीं हुए, सर को एक एक चीज के बारे में अंदाजा है कि आप पूछ भी क्या सकते हो, इसलिए आप टेंशन मत लो, हर चीज सिखा दूंगा। बोर्ड पर देखो, आगे चलते हैं। इस समय पर अगर कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है। सेकंड, इसमें से ऑक्सीजन कम कर लिया, फॉर्मूला बन गया H3PO3। H3PO3 दैट इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस ROUS, फॉस्फोरस एसिड। अब ये जो फॉस्फोरस एसिड है, इस फॉस्फोरस एसिड का क्या स्ट्रक्चर बना, तो सर ने जो सिखाया पहले वो बनाते हैं। सर ने ऐसा बोला कि P को लगा दो OH, P को लगा दो OH, P को लगा दो OH, यहां लगा दो लोन पे। सर लेकिन ये तो गलत है, ये तो हम पता नहीं कितने सर हमको बता चुके हैं तो गलत है। अच्छा, तो अगर ये गलत क्यों है? क्योंकि इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये करेगा टॉटोमेरिज्म। ये क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म।
ये टॉटोमेरिज्म करते हुए और कन्वर्ट हो जाता है पी डबल बॉन्ड OH OH और H में। इस ऑक्सी एसिड में PH के थ्रू जुड़ता है। अच्छा, लेकिन सर ये टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, क्या होता है टॉटोमेरिज्म, ये अलग कहानी है, पर टॉटोमेरिज्म के कारण ये आगे जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात। कैसे होता है कोशिश करता हूं बताने की, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। आपके लिए मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ये गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन होता क्या है ये मैं सिखा रहा हूं, जरा बोर्ड पर देखना। इसमें से H प्लस निकाल दो, इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो ये P पर लोन पेयर, यहां पर आ गया OH, यहां आ गया OH और यहां आ गया O माइनस, बाहर निकल गया H प्लस। H प्लस निकाल दिया मैंने यहां से। अब ऑक्सीजन अगर वापस इस पे अटैक कर देगा तो क्या गाड़ी पीछे चली जाएगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह यहां फास्फोरस के लोन पेयर में H प्लस पे अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P पे लगा H, यहां लग गया O पर माइनस, यहां तो OH है ही, यहां तो OH है ही, और P पर आ गया प्लस। P पर क्या आ गया प्लस, क्योंकि P ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया। इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने बनाया बैक बॉन्ड। जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने बैक बॉन्ड बनाया, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये जो हरे रंग की कहानी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जन इस से इसका होगा। नेचर के अंदर इसकी जो टोटल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, और इसीलिए आंसर यही होता है कि जब भी फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये नहीं। लेकिन कंडीशनल हमने बताया कि इट इज अ टॉटोमेरिज्म, इट इज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाती है। दिस इज द बेस पार्ट। अच्छा, ये इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि आप में से किसी बच्चे को फीलिंग आई कि सर ने अपनी मर्जी से डिजाइन करी है। सर के पास टाइम नहीं है अपनी मर्जी से डिजाइन करने का, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लोगों ने रिसर्च करी है, सर बस उसी को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बोर्ड पर। नंबर 3 पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ये इक फॉर्म हो गया, इक में से हमने ऑक्सीजन कम करा। सर एंगल भी होता है, एंगल, एंगल कौन सा एंगल, एंगल तो बॉन्ड में होता ही है, कंपाउंड में एंगल्स तो होते ही हैं। एंगल्स क्या करना चाहते हो, क्या पता है, एक तो तुम लोगों को सिंसियरिटी थोड़ी सी कम है। चंद्रमोहन यादव, पढ़ ले बेटू। H3PO2, एक ऑक्सीजन और कम कर दी, नाम हो गया हाइपो फॉस्फोरस एसिड, नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अभी जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसमें भी पहले ऐसे ही बनाना है, फिर वो टॉटोमराइज करेगा, तो डायरेक्टली बना देता हूं। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, P डबल बॉन्ड हो, एक H और यहां आ गया OH। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉस्फोरिक एसिड में से तीनों H आयोनाइजेबल H है, जबकि यहां पर 2 H आयोनाइजेबल होते हैं, ये दोनों H, और यहां पर केवल एक H आयोनाइजेबल होता है। ये क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। नंबर 4 पे चलते हैं, चौथा नंबर। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले पेरेंट लिया था, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बनाया था, अस में से ऑक्सीजन निकाल के हाइपो बनाया था, फिर हम अस में से वाटर निकाल रहे थे, तो हम अस में से यहां से भी वाटर निकाल देते हैं। तो इसमें से अगर वाटर निकालेंगे तो हमने बनाया HPO2 नोन एज मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड, ये मेटाफॉस्फोरस एसिड है। अभी आखिर ये मेटाफॉस्फोरस एसिड की जो कहानी है, अगर अपन इसकी बात समझें तो ये क्या है, जरा बोर्ड पर देखना। ये जो मेटाफॉस्फोरस एसिड है, ये जो होता है ये HPO3 मेटा फॉर्म में से वाटर निकालने से बनता है HPO2। लेकिन हो क्या रहा है, ये N मॉलिक्यूल्स N नंबर ऑफ वाटर रिलीज करके ऐसे होल N मतलब पॉलीमर बना देते हैं। ये एग्जिस्ट एज पॉलीमर, ये एग्जिस्ट एज पॉलीमर। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर की तरह। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, N की वैल्यू कैसे भी आप रख सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं ये सारी बातें।
एग्जिस्ट एज पॉलीमर n इज इक्वल टू 1, तो खैर क्या होगा 1 के बाद से चालू हो रहा है, n इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे 2 भी नहीं होता, ये 3 से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको पॉलीमर भी कहते हैं, नहीं तो डाइमर कह देते। फिर अगर डाइमर जैसा शब्द होता तब तो पायरो बन जाता, इसलिए कम से कम 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आइए चेक करते हैं। यहां पर n इक्वल टू 3 रखते हैं, n इक्वल टू 3 रखते हैं, फॉर्मूला हो गया H3P3O6। मैं इसके ऊपर फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना बोर्ड पर। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, P बना दोगे। ठीक, उसके बाद इसको आपने किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ठीक, आगे भी देखना, ये किसका डेरिवेटिव है, क्या ये इसका डेरिवेटिव है, और इसके डेरिवेटिव में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी और एक H था, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। ये जो कांस्टेंट चीज है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमने उसको एज इट इज बना दिया। यहां पर इसको एज इट इज बना दिया, यहां पर हमने इसको एज इट इज बना दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हाट वी गेट। इसी तरह से अगर मैंने n की वैल्यू 4 रख दी, n की वैल्यू 4 रख दी, तो n की वैल्यू 4 रखते ही फॉर्मूला बन गया H4P4O8, H4P4O8 बन गया। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, अगेन P, यहां पर P, ऐसे ले लेता हूं, यहां पर P, यहां पर P, ये P और ये P, इनको किससे जोड़ दोगे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। फिर उसके बाद ये जो बाहर की चीजें कांस्टेंट है, तो आप इसको छेड़ ही नहीं सकते, डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H। ये किससे बना, क्या ये मेटा से पॉलीमर बनाया ना अपन, ये जो अपन ने बनाया ये अस फॉर्म से मेटा बनाया ना, इसी का डेरिवेटिव है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वाटर निकाला है ना, वाटर निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 थी, तो इसकी भी कितनी आनी चाहिए, +3 आनी चाहिए। आइए चेक करते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3। यस सर, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3, हेंस प्रूव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको सबसे पहले इक बताया, इक में से ऑक्सीजन निकाली, अस बताया, अस में से ऑक्सीजन निकाली, हाइपो बताया, दैट्स इट। फिर मैंने अस में से पानी निकाला, अस में से जब पानी निकालेंगे तो उसकी मेटा फॉर्म बन जाएगी, मैंने मेटा फॉर्म बता दी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? मेरे से रिलेटेड कोई चैट नहीं चल रही है। मैंने सुबह भी बताया था, चंद्रमोहन और शुभम, तुम दोनों को बोला था अगर तुम्हें क्लास से बात करनी है तो प्लीज लीव द क्लास। बोर्ड पर देख, अगला नंबर आता है 1 2 3 4, पांचवा नंबर आता है, और पांचवा नंबर अब मेरे पास आता है पायरोफॉर्म बनानी थी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज H4, मैं बना के भी दिखा दूंगा, P2O5। इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आखिर ये पायरोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनाया? मैंने कहा कि मेरे पास था H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल, इसमें से एक वाटर मैंने माइनस कर दिया, इसको डबल करा, H6P2O8 या O6, इसमें से वाटर माइनस करा, तो वाटर माइनस करने के बाद क्या बचा, H4P2, O6 में से एक O निकल गया, तो O5। दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फोरस एसिड या डाइफॉस्फोरस एसिड, डाइफॉस्फोरस एसिड, डाइफॉस्फोरस एसिड। अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब तरीका भी बनाने का बड़ा सिंपल है। P डबल बॉन्ड हो, H था, OH था और OH था, P डबल बॉन्ड हो, OH था, OH था और H था। इधर से हमने एक तरफ से H और एक तरफ से OH उड़ा दिया, जो चीज बनी वो आपके सामने है, स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा है। यहां पर हमारे सामने जो चीज आ गई है वो H है, यहाँ OH है, यहाँ O है, P डबल बॉन्ड हो, H है और OH है। क्या ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर है? इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों चेंज आने लगी भाई? क्योंकि हमने तो वाटर रिलीज करा है, वाटर रिलीज करा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों चेंज होने लगी? ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतनी ही रहेगी। इसको हम इसीलिए कहते हैं दो से मिलकर बना है, सो कॉल्ड डाइफॉस्फोरस एसिड या पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहलाता है ये? डाइफॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को क्लियर है? H3PO4 का बेसिसिटी 3, हाँ बेटा बेसिसिटी 3, सुमंत बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, 6 नंबर। यहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं लगी। आगे चलते हैं। अब अपन अपने चार्ट को अगर देखें तो हमने पेरेंट लिया था, पेरेंट में से ऑक्सीजन निकाला, अस बनाया, अस से ऑक्सीजन निकाला, तो हमने उसका हाइपो बनाया था।
फिर अस में से वाटर निकाला था तो मेटा बनाया था, अस में से इंटरमोलिकुलर वाटर निकाला था तो पायरो बनाया था। फिर हम वापस पेरेंट पर आ गए थे, फिर पेरेंट में से ऑक्सीजन निकालना स्टार्ट किया था। आइए पेरेंट में से ऑक्सीजन निकालते हैं, H3PO4 में से ऑक्सीजन निकालते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा HPO3। HPO3 इट इज नोन एज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड है। यहां पर अगर बात करेंगे तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास H3PO4 था, हमने वाटर निकाला, हमने H3PO4 में से वाटर निकाला और हमने बना दिया HPO3 बना दिया। अब इसमें भी क्या होता है, n नंबर ऑफ दिस में से n नंबर ऑफ वाटर, और ये भी जो चीज बनती है ये होल n, वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एग्जिस्ट एज पॉलीमर, एग्जिस्ट एज पॉलीमर। ये भी किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर की तरह ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए इसको पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करवाते हैं। पॉलीमर की तरह इसको एग्जिस्ट कराते हैं कैसे, यहां पर सबसे पहले n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का फॉर्मूला लिखो, इसके अंदर क्या फॉर्मूला बन गया, H3P3O9, P P और P ऑक्सीजन से जोड़ दिया, 1 2 और 3। जो पेरेंट का स्ट्रक्चर है ना, इस पेरेंट का स्ट्रक्चर H3PO4, उसी के स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O और OH आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और OH आएगा, डबल बॉन्ड O OH आएगा। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, नो वन कैन चेंज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए भी बना देते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए H4P4O ऑक्सीजन 12 यहां पर 12 हो जाएगी, H4P4O12, ये हो गया H4P4O12। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, P, ये P, ये P और ये P, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, यहां आ गया डबल बॉन्ड O और OH। पता नहीं, मुझे एक चीज अभी याद आई, बहुत पुरानी सालों की बात है, अभी याद आई। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे कोटा में हम क्लासेस लेते थे तो मैं बोर्ड पर बहुत लिखता था, जैसे ये तो उस बोर्ड का मतलब 1/4 साइज का बोर्ड है, ऐसे लंबा सा बोर्ड होता है कोटा में क्लासेस के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, लगभग 200 सवा 200 बच्चे बैठते हैं, तो पीछे तक देखना चाहिए, और ऐसे लंबा सा बोर्ड होता है, लगभग 12 फीट्स या उससे ज्यादा का बोर्ड होता है। तो मैं क्या करता था कि क्लास के अंदर इससे मार्कर पेन होते हैं वो लेके जाता था, तो नॉर्मली क्या 2 मार्कर 3 मार्कर ले जाते हैं, मैं थोड़े से ज्यादा मार्कर ले जाता था, उसके बाद वहां से लिखना चालू करता था और वो भर देता था और मार्कर पेन खत्म हो जाते थे। और वो मतलब जो बाहर जो पियोन रहते थे वो बड़े परेशान रहते थे, सर इतना क्या इंक घिसते रहते हो सर, मतलब अकेले सर आप है ना 2 टीचर इतनी इंक घिस देते हो, इतना तो मतलब कोई क्लास में लिखता ही नहीं है। अभी मैं इसको लिख रहा था तो मुझे याद आया कि वो इंक घिसने वाली बात मुझे याद आई कि देखो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मैं कितना भी लिख रहा हूँ, कितना भी लिख रहा हूँ, इंक जैसी कुछ चीज ही नहीं है, तो मतलब सब कुछ डिजिटल चल रहा है। अभी मैंने एक्चुअली क्या, देखो मैंने अभी जो चीज करी वो बताता हूँ क्या था। मैंने ऊपर वाला लिखा, उसके बाद मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए थी, वहां तो क्या होता था कि मुझे बोर्ड का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ना होता था, मुझे लगता था मैं सब कुछ भर दूं। तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ सेट कर लेता था। अब इतनी सही फैसिलिटी हो गई है, मैंने लिखा, नीचे जगह नहीं बची थी तो मैंने उसको पकड़ा, थोड़ा सा छोटा किया और नीचे लिख दिया। तो ये चीज मुझे क्या पुरानी साल की याद दिला देती है, मतलब काफी क्लोज टू माय हार्ट वाली कंडीशंस हैं वो, मतलब वो ईयर्स इतने, मतलब मेरी लाइफ के इतने हैपनिंग ईयर्स थे। उन टाइम पर ऐसा होता था क्लास के अंदर बड़ा मस्ती का माहौल, मतलब जोश रहता था, ये बच्चे ने कुछ बोला और वो क्लास में कुछ हो रहा है, और यहाँ से उस, मतलब बहुत सारी बातें होती थी। और जैसे ये तो बड़ी मतलब पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे, लेकिन मस्तियां भी खूब होती है वहां पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ही कम लेते हैं, देखो अब क्या बताओ, यहाँ तो फुसफुस। चलो बढ़िया है। 7th नंबर,
अब हमने जैसे कि यहां पर ये बनाया मेटाफॉर्म, ये मेटाफॉर्म बनाई, इसी तरह से हम इसकी पायरोफॉर्म भी बना सकते हैं। इसकी पायरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, दो में से वाटर निकाल देंगे, तो अगला नंबर आएगा दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाओगे, हमारे पास H3PO4 है, इस H3PO4 के दो मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, H6 हुआ, उसमें से पानी हटाया तो H4 बचा, P2 तो यूं का यूं आ जाएगा, O8 हुआ, एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया, O7। इसका फॉर्मूला मैं यहां पे भी लिख देता हूं, H4P2O7। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा या तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड वो मैं ऊपर लिख चुका हूं, तो यहां पर मैं सिंपली इतना सा लिख देता हूं, डाइफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड। और ये जो डाइफॉस्फोरिक एसिड है, इसको भी जैसे ये बनाया वैसे बनाकर दिखाता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या था, P डबल बॉन्ड OH था, ये OH था, ये OH था, इसके अंदर इसी के जैसा POH लिया, OH लिया और OH लिया, वाटर माइनस करना है तो एक तरफ से H उठा लो, एक तरफ से OH उठा लो, वाटर माइनस कर दो। जब वाटर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड OH OH O, P डबल बॉन्ड OH और OH, समथिंग लाइक दिस, दिस इज नोन एज डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब हमने देखो चार्ट पे चलते हैं, हमने जो चार्ट पढ़ा था उस चार्ट पे चलते हैं, ये रहा वो चार्ट। इस चार्ट में हमने पढ़ा कि अस कैसे बनता है, एक बना लिया, ये कंप्लीट, ये भी 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 कंप्लीट, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें से ऑक्सीजन हटाते हैं और इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हटाने वाला और ऑक्सीजन जोड़ने वाला काम बोर्ड पर करके दिखाता हूं, इधर देखेंगे। अब इसके बाद नंबर 8 आ जाते हैं, इसमें से ऑक्सीजन हटाना है, अगर इसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा H4P2O6, नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन हटा दोगे, ये वाली ऑक्सीजन हटा दो बीच वाली, सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन को हटा दिया, फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन गया, P डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ OH आ गया, PP आ गया, P डबल बॉन्ड आ गया, OH आ गया और OH आ गया, स्ट्रक्चर क्लियर है। ऑक्सीजन हटाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है तो यहाँ पर भी +5 होगी, क्योंकि यहाँ तो हमने वाटर ही तो माइनस करा है, वाटर माइनस होने से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, दैट इज +4 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होगी अगर ऑक्सीजन हटाओगे तो। अगली चीज नंबर 9, हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O8, H4P2O8 नोन एज परऑक्सी, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड कैसे, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो ये हो गया P डबल बॉन्ड O और H, ये आ गया O और H, ये आ गया O O, P डबल बॉन्ड O और H, O और H, दिस इज परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक। अब यहाँ पे एक चीज छोटी सी इंपॉर्टेंट है, ये परऑक्सी लिंकेज आ गई है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 चेंज हुई है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाईएस्ट है +5, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो ये +5 की +5 ही रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई ऑक्सीजन ऐड करने पर, किसकी चेंज हुई, ऑक्सीजन की चेंज हुई, ये परऑक्सी लिंकेज आ गई है। इसके अंदर ये कौन सी लिंकेज आ गई है, ये परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर आ गई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी है, ऑक्सीजन ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, किसकी होगी, किसी भी एलिमेंट की हो सकती है, फास्फोरस तो +5 तो होगी नहीं, अब किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। मुझे लगता है ये सभी को क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके ओके, इसके बाद में एक ऑक्सी एसिड और है जो कि मैं पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा हूं यहां आ जाए, क्योंकि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड फिर खत्म हो जाएंगे। तो नंबर 10th ऑक्सी एसिड है और वो है H3PO5, H3PO5 क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी फास्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी फास्फोरिक एसिड, यानी कि एक ही फास्फोरिक एसिड है और उसमें हमने परऑक्सी लिंकेज डाल दी। क्या करना है, P डबल बॉन्ड O और H था, O और H था, हमने यहाँ पे OOH लगा दिया, दिस इज द स्ट्रक्चर। मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मैंने यहां पर पूरे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड करा दिए,
इसके अलावा भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जैसे कि जब अपन P4O10 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके रास्ते में कई सारे ऑक्सी एसिड बनते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर हैं उसके। बट मुझे ऐसे क्वेश्चंस नीट के पेपर में कहीं नजर नहीं आए, तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि उन ऑक्सी एसिड को, मेरी नॉलेज है इसलिए मैं पढ़ा दूं, ये बात सही रहेगी। तो इसीलिए उनको अवॉइड हम कर सकते हैं। जितना हमने पढ़ा अगर उतना भी हम लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है आप लोगों की स्टडीज के हिसाब से। ठीक है, ये सारे ऑक्सी एसिड मैंने वन बाय वन आपको बता दिए, विद ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्ट्रक्चर विद नेम। तीन चीजें बताई, स्ट्रक्चर बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, और साथ साथ में उनका नाम बता दिया। ठीक है, ये हुए ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अगला आता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। क्या सब जने तैयार हैं? सब जने तैयार हैं? H2SO4 सुमंत केशरी क्यों लिख रहे हो बेटा? H2SO4 मतलब सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ना चाहते हो क्या? आइए सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को ध्यान देते हैं। बी पार्ट आता है, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, या यहां इंपॉर्टेंट नहीं लिखता हूं, कहां एक दो ऑक्सी एसिड जिसके अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके आगे इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, जरा बोर्ड पर देखेंगे कि कौन से ऑक्सी एसिड सल्फर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वही पेरेंट ऑक्सी एसिड से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है H2SO4 नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ऐसा है तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया S डबल बॉन्ड O और H, O और H। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्लियरली +6 आ रही है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है। सेकेंड नंबर हम लोग करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन कम कर लेते हैं, H2SO3 नाम हो गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, इसमें ऐसी कंडीशन पे सल्फर पे लोन पेयर आ जाता है, डबल बॉन्ड हो OH और OH आता है। इनफैक्ट ऑटोमराइज तो ये भी करता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को लिख दूंगा मैं, उसमें S और H बॉन्ड बन जाता है। यानी कि जो पहले फास्फोरस एसिड में करा था उसमें तो उस स्ट्रक्चर से अपना वाला स्ट्रक्चर बनाया था, या अपना वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, इससे वो जो दूसरा जो कि एग्जिस्ट कम करता है वो बनाना है। क्यों बनाना? मत बनो, अपना काम चल रहा है। पर ये बात ध्यान रखना कि टॉटोमेरिज्म करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हो गई है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। नंबर 3 दैट इज H2SO2, एक ऑक्सीजन और कम कर दी। दिस इज हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपो नहीं, हाइपो अभी क्या कर रहा हूं, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब ये जो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है ये अनस्टेबल होता है। यहां पर OH बॉन्ड बनता है, OH बॉन्ड, और ये OH बॉन्ड, यहां है दो लोन पेयर। ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने से ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर हम इसके बारे में सिर्फ थ्योरेटिकली फॉर्मूला बना पा रहे हैं, प्रैक्टिकली इसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन में या तो बनाया जा सकता होगा, या फिर इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे या नेचुरल स्टेट में नहीं देखा जा सकता, इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा जिक्र ही नहीं किया। अनस्टेबल है, छोड़ दिया इसको बनाया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो इसके आगे के फॉर्मूले। अब क्या कर रहे थे अपन, पेरेंट ले रहे थे, पेरेंट से अस बनाया था, अस से उसका हाइपो बनाया था, फिर मेटा बनाना चालू किया था, है ना। आइए मेटा बनाते हैं। इस अस का भी मेटा बनाएंगे और इस इक का भी मेटा बनाएंगे। ठीक है, चलो अस का मेटा बनाइए। मेरे पास नंबर 4 आता है, मेरे पास फॉर्मूला है H2SO3। ये भाई साहब, इसका से पानी निकालो, जल्दी से जल्दी पानी निकाल दो फटाफट से। क्या बनेगा? मैं एक चैट बॉक्स देखता हूं क्या बनेगा। बेटा देखो, ये जो वर्ड आप हाइपो कह रहे हो ना, ये हाइपो कुछ और है, अभी हाइपो अलग से पढ़ाऊंगा। जो हाइपो वर्ड है वो कुछ और है। हाइपो एक सोल्यूशन का नाम है, फोटोग्राफी में काम आता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। Na2H2O3 हाइपो सोल्यूशन कहलाता है। वो हाइपो एक ट्रेड नेम है किसी केमिकल का, वो मैं अभी बता रहा हूं, इसी में आता है वो, अभी बता दूंगा।
और जो एक वर्ड सिंपल वर्ड हाइपो है, हाइपो का मतलब एनीथिंग विच इज कम, जैसे कि आप ऑक्टेट रूल में पढ़ते हो हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट, एनीथिंग विच इज लेसर इज नोन एज हाइपो, एनीथिंग विच इज हायर उसको बोलते हैं हाइपर। बस ये है वर्ड एक्चुअल हाइपो का मतलब। और वो जो एक है हाइपो सोल्यूशन, वो Na2H2O3 के सोल्यूशन को कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन को। वो अभी आएगा, इसी बोर्ड पे आ जाएगा, अभी आ जाएगा, मतलब विद इन 2 से 3 मिनट बाद आ जाएगा। पहले अपन यहां पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताओ। H2SO3 में से पानी निकालेंगे क्या बनेगा? H2SO3 में से पानी निकालेंगे क्या बनेगा? कोई जवाब ही नहीं। अरे यार वाटर निकाल रहा है बेटा, 2 और 1 SO2 बनेगा। मैं सिंपल मैथ्स लगा लो यार, ऑक्सीजन हटाना है, H हटाना है, क्या कर रहे हो? ये देखो ये कुछ भी चल रहा है, वो बना रही है HSO3 और ये बना रहा है 2 मोल्स होगा सर HSO3। अरे H2O, H 2 है, O 1 है, 2 H और 1 O हट गया था, SO2 बनेगा ना। अरे यस या नो तो बोलो साथ में। कोई नहीं बोल रहा यार। आ गया। आगे चलते हैं, अगला है H2SO4, इसमें से वाटर निकालो जरा, आप देखता हूं पकड़ में आई क्या बात। H2SO4 में से वाटर निकालो, क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। बोलिए क्या बनेगा? अरे जल्दी जल्दी करो भाई, मतलब ये बस इसीलिए मैं चैट देखने की इच्छा नहीं, तो मैं चैट देखता हूं। हाँ अब आया ना आंसर, देखो यहां आंसर लिख दिया SO3। क्या ये ऑक्सी एसिड है या ऑक्साइड है? ऑक्साइड है, तो इससे क्या नोट पॉइंट निकल के सामने आया? दैट इज मेटा फॉर्म, मेटा फॉर्म ऑफ अस ऑब्लिक इक फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के केस के अंदर आप देख सकते हो उसकी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, ना अस की करती ना इक की, यानी कि कभी भी आप जिंदगी में ये नहीं सुनोगे मेटा सल्फ्यूरस एसिड या मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ये शब्द कभी नहीं सुनोगे, ये होते ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 5th नंबर पे। अब ये तो क्लियर हो गया मेटा दोनों का नहीं बन रहा, अब पायरो तो बनाना है। पायरो बनाते हैं। पायरो कैसे बनाएंगे? हमने यहां पर हेडिंग डाली पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड कैसे बनाएंगे? मेरे पास है H2SO3 के 2 मॉलिक्यूल में से एक पानी निकालना है, इसका डबल करो, H4S2O6 में से पानी निकाला, तो ये बचा H2S2O5, H2S2O5 है ना? हाँ या ना? है ना? तो यह फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, H2S2O5। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? मन में तो आता है, ये कर देते हैं सर, इधर था O और H, उसका H और उसका OH, यहां पर आ गया इसी तरह से लोन पेयर, डबल बॉन्ड और OH। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों गलत है? हमने अभी बताया था ये टॉटोमेरिज्म ऐसा कोई लफड़ा करता रहता है। उस टॉटोमेरिज्म के चक्कर में ऐसा होता है कि हमें एक्चुअली जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो ये है, S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां आता है S लोन पेयर, यहां आता है डबल बॉन्ड O तो है ही एक, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये यहां चला गया है, ये डबल बॉन्ड O बन गया है, बाकी सब कुछ सेम है, वही OH वही OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एक, ये स्ट्रक्चर की जगह ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इससे क्या फर्क पड़ा? देखो कहने को हमने वाटर निकाला,
ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +4 थी, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, तो प्रोडक्ट साइड में +4 ही रहनी चाहिए। एवरेज तो +4 ही होती है, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो इसकी +3 आती है और इसकी +5 आती है। ओवरऑल एवरेज +4 ही रहता है, लेकिन फिर भी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। मैंने कहा ना, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहीं लिख दूंगा इंपॉर्टेंट, वहीं लिख दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है कि क्या। और पता है मैंने तो मैं आपको बार बार पता है इसलिए कहता हूं क्योंकि धीरे धीरे अटैचमेंट होने लग जाता है। मैंने कई बार ऐसे भी लोगों को पढ़ाते हुए देखा है जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, उनको खुद को भी याद नहीं था कि उन्होंने गलती से शायद ये बना दिया स्ट्रक्चर। बट पॉइंट क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि SOS लिंकेज किस में होगी या XOX लिंकेज किस में होगी, या सेंट्रल एटम को उसने AOA लिंकेज किस में होगी, तो मेरा बच्चा तो सही करके आ जाएगा, AOA लिंकेज करके आ जाएगा, जबकि AOA तो इसमें होती नहीं है। यहाँ तो AA लिंकेज होती है, यहाँ तो AOA लिंकेज होती नहीं है। इस तरह के सवाल के जो जवाब हैं वो तभी बच्चा दे सकता है जब उसके पास ऑथेंटिक चीजें हो, नहीं तो गलत कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 6 पे। ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पे आ जाते हैं। इसके बाद आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब वही सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकालना है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से। इसमें कोई टेंशन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड 2 में से वाटर निकाल दो, तो ऐसी कंडीशन में हमें मिल जाएगा H2S2O5। O5 ये 4 है ना, H2SO4 है। अब इसमें से डबल करा 8 7 हो गया ना, ये तो 7 हो गया। H2S2O7 हो गया है ना। हाँ सर, तो ओलियम होता है। ओलियम वैसे एक मिक्सचर को कहते हैं जिसमें H2SO4 और SO3 गैस मिला दी जाती है, उस मिक्सचर को कहते हैं। लेकिन उस मिक्सचर का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, तो इसको कह सकते हो ओलियम, अदरवाइज इट इज नॉट नोन एज, इट इज नोन एज डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहना, इसको डाइसल्फ्यूरस एसिड कहना ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, इसके स्ट्रक्चर में तो कोई लोचा नहीं है, इधर से O उधर से OH गया था और इधर से स्ट्रक्चर बन गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई लोचा नहीं है, इसकी +6 है, इसकी +6 है, तो जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट की थी वही प्रोडक्ट की होगी, उसमें कोई टेंशन नहीं। इजी समझ में आ गई मेरी बात। अब याद करो कि हमने इस पायरो फॉर्म में से ऑक्सीजन हटाई थी और इसमें डाली थी। हटा दो इसमें से ऑक्सीजन, 7th नंबर, इसमें से ऑक्सीजन हटा दो। क्या इसको हाइपो फॉर्म कहते थे क्या? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटा दी, क्या बन गया? H2S2O6। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां आ गया OH, यहां आ गया OH। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? दिस इज हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर इसमें अब ऑप्शन जोड़नी भी है। गुड इवनिंग सलोनी। आगे चलते हैं। इसके बाद में वो नंबर क्या था? वो नंबर था 7th। हम 8th नंबर पे चलते हैं और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। उसका नाम हम लोग रख लेंगे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये जो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O8। ये H2S2O8, it is among the strong oxidizing agent. It is being used in the preparation of KMnO4। KMnO4 के प्रिपरेशन में काम आता है। This is peroxy disulfuric acid। इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? वही पहले तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, यहां पर OO लिंकेज ले ली, डबल बॉन्ड O OH। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की चेंज नहीं हो सकती, वो हाईएस्ट है, वो +6 ही रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज होगी? इस ऑक्सीजन की। ये परऑक्सी लिंकेज यहां पर आ चुकी है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। इसके बाद हम नंबर 9 पे चलते हैं और डायरेक्ट पेरेंट में ऑक्सीजन डाल देते हैं।
तो नाम हो गया पर ऑक्सी। इसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, मार्शल्स एसिड, ठीक है ना। हाँ, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दिस इज H2SO4 में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो H2SO5 बन गया। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, H डबल बॉन्ड O और H आता है, OOH आ जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कोई चेंज नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है, जिसको हम परऑक्सी लिंकेज के नाम से जानते हैं। ये परऑक्सी लिंकेज हो गई है। ये जो चीज है, दिस इज नोन एज कैरोज एसिड। ये क्या कहलाता है? कैरोज एसिड कहलाता है। ये कैरोज एसिड है, वो मार्शल्स एसिड है, ठीक है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमने चार्ट बनाया था उसके बेसिस पे मैंने सल्फर के सारे ऑक्सी एसिड करा दिए, बट फिर भी सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड अभी और आते हैं, ठीक है। वो क्या क्या ऑक्सी एसिड्स हैं, चलो उनको एक एक करके डील करने वाले हैं। आइए देखते हैं जरा बोर्ड पर ध्यान से। नंबर 10th यहां पर आता है, जो कि मतलब सीखने लायक चीज है, मजेदार चीज है। हमें कई सालों तक गलत फहमी में चलते रहे। कंपाउंड का फॉर्मूला है H2S2O3, जिसको हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आखिर ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है क्या? इनिशियली पहले सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन हटाते हैं और एक सल्फर जोड़ते हैं, लेकिन लोगों ने बस आधी स्टेटमेंट बोला, एक ऑक्सीजन हटाते हैं। तो जैसे ही बोलते हैं ऑक्सीजन हटाते हैं तो वर्ड आ जाता है हाइपो, तो लोगों को वो गलत फहमी में इसको हाइपो बोल दिया करते थे। जबकि एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर जोड़नी भी है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, यहां आ गया OH, यहां आ गया OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है जरा बोर्ड पर देखना। ये रहा सल्फर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, यहां आ गया O और H, यहां आ गया O और H। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाली जाती है तो इसकी आती है +6 और इसकी आती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने यहां पर अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसमें क्योंकि नीचे वाला जो सल्फर है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उस वाले सल्फर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे हम सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन लेते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेने के लिए हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो एटम का होना ही है, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन हमने इसलिए नहीं करते क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कभी पूछ लिया एग्जामिनर ने, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप किसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हो? हमेशा सेंट्रल एटम का। तो ये सेंट्रल एटम है सल्फर, इसलिए इसी का हाइब्रिडाइजेशन हम बोला करते हैं। अदरवाइज कोई भी जो मल्टीपल ऑर्बिटल स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया, उसके अलावा जो कोवेलेंट बॉन्ड मल्टीपल ऑर्बिटल स्पीशीज होती हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन लिया जाता है। हाँ, जो पुराने मॉलिक्यूल हैं जैसे कि HF HCl HBr HI F2Cl2 Br2 या फिर O2 N2, इन सबको बिना हाइब्रिडाइजेशन के एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का प्रूफ दैट इज बॉन्ड एंगल वो हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अदरवाइज बाकी सभी को हम हाइब्रिडाइजेशन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने जो सिखाया आपको दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार यस या नो का जवाब चाहिए मुझे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या चीज आती है? नेक्स्ट बड़ी एक अच्छी सी चीज है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के माने सल्फर के ऑक्सी एसिड में बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है थायोनिक एसिड सीरीज। तो आई थिंक यहां पर नंबर मेरा हो गया था 10, अब मैं 11 नंबर पे आ गया हूं, और 11 नंबर है दैट इज नोन एज थायोनिक एसिड सीरीज। ये थायोनिक एसिड सीरीज क्या है, इसके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये थायोनिक एसिड सीरीज क्या है, देखिए जरा बोर्ड पर। इसका एक फॉर्मूला है, मैं यहां पर लिख दूंगा, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं। HOS डबल बॉन्ड O S लोन पेयर होल N S डबल बॉन्ड O O और H।
तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना H2S2 प्लस N, 2 सल्फर तो है और ये N नंबर ऑफ सल्फर और आ जाती है, 2 प्लस N, और ऑक्सीजन कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 है, O6। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, और इन सभी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 0 होती है। एक एक करके सारे को डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले N की वैल्यू हमने रखी 0, N यहां पर है ही नहीं। N जब यहां पर नहीं है, यहां पर N अगर नहीं है तो फॉर्मूला बन गया H2S2O6, H2S2O6, 2 सल्फर हैं, सो कॉल्ड डायथायोनिक एसिड। डायथायोनिक एसिड, जो डायथायोनिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर जैसा कि बोल रहा है वही हमने बना दिया, ये रहा। थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड पर ये स्ट्रक्चर बनाया था हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड का। ये हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड और डायथायोनिक एसिड 2 नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर N = 1, N = 1, H2S3O6, H2S3O6, इसमें 3 सल्फर लग गए। इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइथायोनिक एसिड। ट्राइथायोनिक एसिड, ये ट्राइथायोनिक एसिड, ये डायथायोनिक एसिड। यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O और H, यहां पर बीच में कौन आ गया? एक सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O और H। क्लियर है? अगला नंबर आता है N = 2। मैंने कहा था ना जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां लिख दूंगा। ये रहा दूसरा केस जहां मुझे लिखना है इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज टेट्राथायोनिक एसिड। यहां पर आता है H2S4O6, नाम होता है टेट्राथायोनिक एसिड। ये जो टेट्राथायोनिक एसिड है, इस टेट्राथायोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में S, यहां पर आ गया O और H, यहां आ गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सल्फर सल्फर, और यहां आ गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हो, O और H। दिस इज नोन एज टेट्राथायोनिक एसिड। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हुआ हमारा सल्फर का थायोनिक एसिड सीरीज। एग्जैक्टली इसी तरह से सल्फर की होती है थायोनस एसिड सीरीज। थायोनस एसिड सीरीज, ये जो थायोनस एसिड सीरीज है, अब इसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे, एक एक एग्जांपल बनाकर नहीं देखेंगे, एक भी बना लिया तो भी चलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले बना देना है। HOS, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, सल्फर होल N, सल्फर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, O और H। यहां पर अगर देखा जाए तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, इन सभी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, बीच वाले सल्फर की 0 आती है। यहां पर भी N की वैल्यू हमने 0 रखी, N की वैल्यू 0 रखी तो फॉर्मूला बन गया H2S2 प्लस N, 2 प्लस N, O5, O4 आ गई, ठीक है। तो यहां पर H2 हो गया, S2 हो गया और O4 हो गया, नाम हो गया डायथायोनस एसिड। डायथायोनस एसिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। S लोन पेयर, यहां पर आ गया O और H, डबल बॉन्ड हो, S लोन पेयर, डबल बॉन्ड O और H। ऐसे ही N = 1 बना देते हैं। ये हो गया H2S3O4, नाम हो गया ट्राइथायोनस एसिड। जो ट्राइथायोनस एसिड है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? S सल्फर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, O और H, यहां पर कौन आ गया? सल्फर S, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, O और H। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। मेरे ख्याल से सल्फर के मैंने सारे ऑक्सी एसिड आपको सभी को बता दिए। सभी को क्लियर है सल्फर के ऑक्सी एसिड? सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बाद में हमारे पास आता है अगला नाइट्रोजन और हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स। इनके क्या होगा कि ऑक्सी एसिड्स है ही नहीं ज्यादा, इनके ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि इनका मेटा और इनकी पायरो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनमें H नहीं है ना। H होते तो वो H2O निकाल सकते थे, H2O निकल नहीं सकते तो इनकी पायरो और इनकी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए अब क्या होगा, वो जरा बोर्ड पर, ओ भाई साहब क्लियर मत कर देना। देखिए जरा बोर्ड पर ध्यान से। तो यहां पर हमारे पास में सी पार्ट आ चुका है और वो सी पार्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की हम बात करके चलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स को अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहला है HNO3 नोन एज नाइट्रिक एसिड। उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहां आ जाता है OH, ये नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है +5। सेकेंड नंबर मेरे पास आता है एक ऑक्सीजन कम, दैट इज नोन एज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर डबल बॉन्ड O और OH। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इसकी निकालोगे तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तीसरा नंबर आता है दैट इज HNO, दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइमर। ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला हो जाता है H2N2O2। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, N डबल बॉन्ड N, O और H, O और H। दूसरा जो स्ट्रक्चर ये तो होता है सिन फॉर्म, और दूसरा एग्जिस्ट करता है एंटी फॉर्म, N डबल बॉन्ड N, यहां OH, यहां OH, इस जगह लोन पेयर, इस जगह लोन पेयर, यहां लोन पेयर, दोनों सेम साइड। ये कहलाता है एंटी फॉर्म। ये सिन फॉर्म और एंटी फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके बाद में डी पार्ट आता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन में हम इसकी सीक्वेंस बदल रहे हैं, 1 2 3 4, चालू कर रहे हैं HXO3 से। HXO3 इज नोन एज हैलिक एसिड, पेरेंट ऑक्सी एसिड। इसका स्ट्रक्चर है HOCl। Cl की बात ना करके X लिख लेता हूं, X डबल बॉन्ड हो लोन पेयर। एक ऑक्सीजन कम कर दी, HXO2 हो गया, नोन एज हेलस एसिड। हेलस एसिड हो गया तो स्ट्रक्चर हो गया HOX डबल बॉन्ड, लोन पेयर हैं दो। फिर एक ऑक्सीजन और कम कर दी, HXO बना दिया, इसको हम कहेंगे हाइपोहेलस एसिड। इसमें देखा जाए तो HOX 3 लोन पेयर इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दी तो यहां बन गया HXO4 नोन एज परहेलिक एसिड, बट इट इज नॉट परऑक्सी। ये परऑक्सी नहीं है, क्योंकि इस समय भर ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी इंक्रीज कर सकता है, और उसके कारण स्ट्रक्चर हो जाएगा HOX डबल बॉन्ड हो। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बताता जाता हूं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो हाइपोहेलस एसिड है, इस हाइपोहेलस एसिड के लिए X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, जिसमें से फ्लोरीन के लिए लेस स्टेबल होता है। यहां पर X इक्वल टू क्लोरीन ओनली। अब ये चीज कई सारे बच्चों को बड़ा ताजुब में डाल देती है कि सर ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, हेलोजन फैमिली निकालो, वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है HClO2 ही एग्जिस्ट करता है, HBrO2 और HiO2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद में यहां X इक्वल टू Cl, Br और I, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर भी X इक्वल टू Cl, Br और I। फ्लोरीन तो एग्जिस्ट कर ही सकता, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये तीनों जो ऑक्सी एसिड है ये फ्लोरीन नहीं बना सकता। ये वाला सिर्फ क्लोरीन बनाता है, ये ब्रोमीन और आयोडीन भी बनाते हैं। तो क्लोरीन अकेला ऐसा हुआ जो चारों ऑक्सी एसिड बनाता है। स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दिए, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है। जहां पर अब डाउट आता है वहां मुझसे पूछते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को, जल्दी से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोलिए बेटा, कोई डाउट? पहले पेज पे चलता हूं, और 9 पेज का ये टॉपिक है, इसमें से पहले पेज पे चलता हूं। यहां पर मैंने पहला पेज पढ़ाया। भाई बंद मत हो जाना, मुझे डर लगता है कई बार ये बंद हो गया है पहले भी, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इधर देखो, मैंने आपको बताया कि बोरिक एसिड स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बोनिक एसिड और सिलिसिलिक एसिड, ये 3 हो गए। लेकिन इन चारों के हमने डिटेलिंग कर ली, दैट इज नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स,
फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड और हेलोजन के ऑक्सी एसिड, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड एक तो फास्फोरस के थे और एक सल्फर के थे, बाकी के सिंपल सिंपल थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको बता दी। इनमें जो भी नाम दिए गए थे वो ये रहे नाम, कि जिसको हमने अस फॉर्म कहा, जिसको हमने इक कहा, इसको हमने मेटा कहा, जिसको हमने पायरो कहा, जिसको हमने हाइपो कहा, ये सारी चीजें। एक चीज बस आखिरी बच जाती है, वो बचती है ऑर्थो किसे कहते हैं। तो जिस भी ऑक्सी एसिड का मेटा फॉर्म बनता है उस पेरेंट ऑक्सी एसिड को ऑर्थो कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि इसका मेटा मैंने बनाया, इसका मेटा एग्जिस्ट करा, हाँ करा, तो इसको खुद को ऑर्थो भी कहेंगे, इसको खुद को भी क्या कहेंगे, ऑर्थो। जिसका मेटा बन जाता है उसको हम ऑर्थो कहते हैं। जरा बोर्ड पर इस चीज को ध्यान सीखते हैं, क्या इसका मेटा बना, कहां गया, ये रहा मेटा, तो इसलिए इसके ऑक्सी एसिड को, फास्फोरस एसिड को ऑर्थो फास्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। इसी तरह से आगे चला मैं नेक्स्ट पेज, यहां पर मेटा फास्फोरिक का बना, तो फास्फोरिक एसिड को मेटा फास्फोरिक एसिड उससे बन सकता है, तो फास्फोरिक एसिड को खुद को ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। तो लेकिन आगे हम सल्फर के ऑक्सी एसिड पे चले थे यहां पर, और हमने कहा था मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड को ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड कभी नहीं बोलेंगे। तो ऑर्थो वर्ड कब आता है, जब किसी से मेटा बनाई जा सकती है प्रैक्टिकली या थियोरिटिकली, तब हम उसको क्या बोलते हैं, खुद पेरेंट को ऑर्थो बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप सभी को ऑक्सी एसिड्स क्लियर हैं। जरा किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए, कोई बात पूछने तो बता दीजिए, कमेंट्स आप मुझसे करके बात कर सकते हैं। और जहां तक बात आती है लाइक्स की, वो तो मुझे मालूम है आप लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया है आजकल। चलिए यहां तक मेरी तरफ से तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। एक छोटी सी चीज और दिमाग में कई बार आती है, बता देता हूं। देखें जरा बोर्ड पर, अगर किसी ऑक्सी एसिड के अंदर HXaOY आता है, इसमें अगर X की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मेटाफॉर्म और पायरोफॉर्म दोनों मिलेंगी। क्यों मेटा मिलने के लिए, इसमें से अगर ये 3 मान लिया मैंने, अगर यहां 3 लिख दिया तो पानी H2 निकल सकता है ना, निकल सकता है H2O, तो यानी कि मेटा बनेगी। डबल करके पानी तो निकल ही सकता है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 है तो H2SO4 जैसे, तो ऐसी कंडीशन में उसका मेटा नहीं मिलेगा लेकिन उसका पायरो मिलेगा। क्यों पायरो कैसे मिलेगा, जैसे H2SO4 है तो डबल करा H4 हो गए, 4 H हो गए ना, उसमें से एक वाटर तो निकाल ही सकते हो ना। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 है, जैसे HNO3 हुआ या HClO3 हुआ, इस तरह से x की वैल्यू 1 है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेटा भी नहीं मिलेगा और पायरो भी नहीं मिलेगा। ये कॉमन सेंस है, वो बात अलग है कि आजकल ये कॉमन सेंस भी लिखकर बतानी पड़ती है, बट ये कॉमन सेंस है। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर अब हम ऊपर देखें तो यहां पर H3PO4, H3PO3, H4SiO4, H3BO3 बोरिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सिलिसिलिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब हो गए। इस वाले के एग्जाम्पल के अंदर अगर अपन देखें तो H2SO4 आ गया, H2SO3 आ गया। हाँ कार्बोनिक एसिड का ये सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं उसको लिखता ही नहीं हूं। H2SO4 आ गया, H2SO3 आ गया, दो हाइड्रोजन वाले। इसके एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास HXO3 आ गया, या फिर HXO2 आ गया, या फिर हमारे पास HNO3 आ गया, या हमारे पास HNO2 आ गया। ये सब एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो हमने बता दिया कि किसका मेटा बने, जिसमें भी H की वैल्यू जो होती है वो X की वैल्यू, मतलब हाइड्रोजन जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन की वैल्यू अगर 3 हाइड्रोजन या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसका मेटा और पायरो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेरेंट ऑक्सी एसिड को फिर ऑर्थो बोल देंगे, जबकि जिनका मेटा नहीं मिल रहा है उनको पेरेंट को ऑर्थो नहीं बोलेंगे। क्या अब समझ में आ गई मेरी बात?
चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपने सभी ने इंटरेस्ट से ऑक्सी एसिड सीख लिया। लेकिन अब आपका जिम्मेदारी चालू होती है, और वो ये कि जब भी आप लोगों को पी ब्लॉक या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑक्सी एसिड आता है, और अगर आप उस समय सर झुका लेते हैं अपना, तो ये आपकी बहुत बड़ी मतलब कह सकता हूं कि गलती मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने कभी भी ऑक्सी एसिड आता है और उसको बढ़ चढ़ के जवाब दिया, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी काबिलियत मानी जाएगी। इसलिए ये ऑक्सी एसिड की अभी मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं। आप में से हर एक बच्चे से उम्मीद करता हूं कि आप हर एक बच्चा उस पीडीएफ को हाथ से लिख लेना। जब आप उसको हाथ से लिख लोगे तो शायद मतलब कभी ऑक्सी एसिड नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूर दे देनी चाहिए, और वो क्या है, दैट इज एक फेस्टिवल था जो कि कल हुआ था, इसके बारे में तो खैर कोई डिस्कशन नहीं है। ब्रांडेड नोट्स, दिस इज द मेजर पार्ट जो कि हमें डिस्कस करना है। देखा जाए तो अनअकैडमी ने नोट्स प्रिपेयर कराए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको या तो आपकी ऐप पे भी मिल सकते हैं, या फिर आपके घर पे भी आपको डिलीवर हो सकते हैं हार्ड कॉपी में। फॉर दैट, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे वो मिल जाएंगे, आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ऐप पे उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो कि आपके लिए है। इसमें अगर अपन देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो चीज है ये 12, 18 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन लेने पर ही वैलिड है। ठीक है, आइकॉनिक पे जो घर पे मिल रहा है। अब यहां पर आज एक मैं चीज और लेकर आया हूं, प्लस और आइकॉनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्री कंटेंट क्या है, प्लस क्या है, आइकॉनिक क्या है। फ्री कंटेंट का मतलब है, जैसे कि अभी अपन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली इसी को थोड़ा सा मोर डिसिप्लिन बना दें, प्रॉपरली क्लासरूम की फीलिंग ले लें, जहां पर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपन से सवाल, ऐसा होगा ऐसा होगा। बाकायदा टू वे कम्युनिकेशन है प्रॉपर, जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज नोन एज स्पेशल क्लास। लेकिन स्पेशल क्लास एक ऐप पर होती है, उसको और ज्यादा कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है, दैट इज नोन एज प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये क्या चीज है, जब उसी स्पेशल क्लास के अंदर आपको साथ साथ में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और किसी भी टीचर को क्लास अटेंड करने की जब आपको फैसिलिटी मिलती है, दैट इज नोन एज प्लस सब्सक्रिप्शन। तो स्पेशल क्लास ऐप पे होती है, उसी का एक बेटर वर्जन है, वो फ्री होती है, उसका बेटर वर्जन है दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन। यू हैव टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन उससे भी और बेहतर अगर आपको चाहिए तो एक और होता है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये दोनों ही स्पेशल क्लास के अंदर होते हैं, स्पेशल क्लास में। लेकिन साथ साथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये होता है फ्री कंटेंट, ये दोनों होते हैं पेड कंटेंट। इसके अंदर आपको आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस भी साथ में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोग अपने करियर के लिए ज्यादा ओरिएंट होते जाते हो, ज्यादा सिंसियर होते जाते हो, यू मस्ट टेक दैट सब्सक्रिप्शन विच एक्चुअली नीडफुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बस हवा में यूट्यूब पे तो क्लासेस चल रही हैं, चला लेते हैं। बट पॉइंट क्या है कि अगर मैं यहां पर आपको कुछ अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं कि स्पेशल क्लास में थोड़ा सा और डिसिप्लिन हो जाएगा। प्लस के अंदर आप स्पेशल क्लास अटेंड करके देखिए ना, यू विल फील द डिफरेंस। उसके बाद अभी मेरी प्लस की क्लास चल रही है, डेली शाम को 5 बजे लगती है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, यू विल फील द डिफरेंस। वहां क्राउड ही ऐसा है जो कि सिर्फ पढ़ने आया है, यू विल फील द डिफरेंस। आगे चलते हैं। इसके अलावा इस तरह का इंटरफेस है, जब आप ज्वाइन करेंगे, दीज आर द फीसेस। 12 months, 18 months, 24 months, 1,80,000, 65,000, these are the some fees, जिस पर अगर आपने कोड अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, SGC10 is the code. When you apply this code, you will get 10% discount on these values. तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन अवेल अ पर्टिकुलर 10% डिस्काउंट। ठीक है, इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन का उस तरह का इंटरफेस मिलता है। जब इंटरफेस आपके पास है, वो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 49,999, 47 and 250, 38,500, ये जो वैल्यूज है, इस पर आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाता है SGC10 यूज करने पर। दीज आर द प्लस सब्सक्रिप्शन वैल्यू, और वो थी दैट इज आइकॉनिक। ठीक है, आप अभी भी साइट पे जाइए, वहां पर आपको ये जो फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे डायल करिए, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, किसी भी जगह जाकर जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देयर आर सेवरल बैचेस व्हिच हैव स्टार्टेड फॉर नीट एज वेल एज IIT, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस के अंदर 2022 एंड 2023 को फोकस किया जा रहा है, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक ऑफर जरूर अभी चल रहा है, दैट इज 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एंड 24 पे 2 मंथ्स,
दीज आर द ऑफर्स जो कि अभी सब्सक्रिप्शन आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा सेम वैल्यू के अंदर, यू कैन ऑप्ट दीज ऑफर्स। इसके अलावा प्रोडिजी के टेस्ट जो कि 14 और 15 अगस्त को होने वाला है, सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के अंदर ओवरऑल जो अवार्ड्स हैं 11 करोड़ के, वो सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप देख सकते हैं टॉपर से लेकर आखिरी तक जो भी एग्जाम देगा कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हुई जाती है। हमें अगर उस रैंकिंग में नहीं आते हैं तो भी हमें एक्सपोजर मिलता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी इस टेस्ट को देंगे। इस टेस्ट के अंदर जब आप एनरोल करेंगे, आप यहां जाएंगे और एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट जब आप करेंगे तो वो आपसे कोड पूछेगा, यू कैन यूज SGC और SGC 10 कोड टू एनरोल। ये फ्री है, आप इसको दे सकते हैं, दैट्स अ फ्री टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट दे सके तो डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। 10 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स का होता है। यू कैन हैव अ ऑप्शन, यू कैन हैव अ अपॉर्चुनिटी टू विन अ iPad, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक कोड है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, SGC 10, ठीक है। यहां तक मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 पढ़ाया, कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। कुछ पूछा है किसी बच्चे ने? ओके। मोहम्मद एहसान राजा, बेटा आपको टाइफाइड हुआ था, मुझे आपने कल मैसेज किया था, मैंने देखा था। तो इट्स एक्चुअली मेरी विशेष हैं जल्दी से आप जल्दी ठीक हो जाएं, बिकॉज मैं जानता हूं कि 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन की वैल्यू कितनी होती है। कितना हम टॉपिक पढ़ सकते थे उतना हमारे लिए जीवन में माइनस हो गया। तो 1-1 मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर पिछले कुछ दिनों से अगर बीमार हैं तो इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस। तो मैं जरूर विश करूंगा कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो, अच्छा खाएं, खूब हाइड्रेटेड रहें, एनवायरनमेंट अच्छा रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जरूर जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बेटा।